हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली सीरीज़, दैट इज़ द सीरीज़। टॉपिक सीरीज़ है तो सीरीज़ जैसे आप लोगों ने कुछ आइडिया तो है ही है, श्रृंखला जिसको हम कहते हैं। इसमें एक के बाद एक घटनाएं या हम कह सकते हैं टर्म्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हों। जैसे आप देखते हैं ना, घटनाओं का क्रम होता है या जैसे चरण होते हैं बहुत सारे। आप तैयारी करते हो, आप फॉर्म भरते हो, फिर पहले एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर फॉर्म भरते हो, उससे पहले आप तैयारी करना शुरू कर देते हो। तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक। इसमें से कुछ भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। एक चरण तरीका होता है, प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। आप कहीं अप्लाई करते हो, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू ही आप जाते हो और उसी के थ्रू ही आपको एक आगे तक पहुंचते हो। तो सीरीज़ का एक यही यही एक बेसिक सा इसका सेंस है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, मान लो जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3। अब प्लस ही नहीं, इसमें माइनस भी हो सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट भी हो सकता है। उस हिसाब से हम ज्योमेट्रिकल सीरीज़ भी कहते हैं या हम प्रोडक्ट सीरीज़ भी कहते हैं, हम मिक्स सीरीज़ कहते हैं, प्लस माइनस टर्म की कंबाइंड सीरीज़ भी होती हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें कि जो टर्म्स हैं अब वो किसी एल्जेब्रिक फंक्शन से प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, इन विच द सक्सेसिव टर्म मतलब होता है एक के बाद का जो अगला टर्म है, आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट लॉज इज कॉल्ड द सीरीज। मतलब कोई नियम जहाँ काम करे। अगर हमने कहा सीरीज नंबर में 8वां टर्म है, फिर 9वां टर्म है, फिर 10वां टर्म है, तो 9वें के बाद 10वां क्यों आया, एक नियम होना चाहिए। एक 10वें के बाद 11वां क्यों आना, एक नियम होना चाहिए। अब वो नियम डिवीजन का भी हो सकता है कि 2-2 के अंतर पर, 4-4 के अंतर पर, इवन नंबर के अंतर पर, ऑड नंबर के अंतर पर, ऐसे कुछ होने चाहिए। लॉज कोई होता है उसके अंदर। सो अ सीरीज विथ लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट टर्म्स होंगे तो फाइनाइट सीरीज होगी। और अगर कोई लिमिट नहीं है सीरीज में, टर्म्स चले जा रहे हैं प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए, देन इट इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ उनको अलग से समझना ज़रूरी है। ऐसे सीरीज़ जो चलती जा रही है, जो सीरीज़ एक समय बाद रुक जाएगी तो वो तो हमें मालूम है कि वो उस समय तक रुक चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी, तो आप उसका जोड़ निकाल सकते हो, उसकी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। लेकिन जो सीरीज़ लगातार चलती जा रही है उसके बारे में हमेशा डाउट रहता है कि उसको हम क्या करेंगे। तो जैसे इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसमें हो सकता है हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट हो। मतलब अगर हम उसमें कोई एन टर्म लें, सम ऑफ टर्म्स लें और उसमें एन को हम इंटेंट करें इन्फिनिटी, अगर फाइनाइट टर्म आए तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इसका ये सीधा सा मतलब है, जैसे आपके पास कोई है, एक है, फिर 3 है, एक है, सपोज आपके पास 50 है, फिर 49 है, फिर 48 है, फिर 47 है, फिर 46 है, इस तरह से घटते जा रहे हैं। और हमने कहा हम नेचुरल नंबर लेंगे तो हम 1 तक आएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास 50 से लेकर के 1 तक के सारे टर्म होंगे, उनको जोड़ना या घटाना जो भी होगा वो साइन के हिसाब से होगा। तो आप रुकोगे ना, जैसे कोई बोल रहा है तो कहेगा चलो 50 है, 49 है, ऐसे लिखा है 50 प्लस 49 प्लस 47 प्लस 48। तो आप वेट करोगे कब तक, जब तक कि वो +1 करके रुक ना जाए। फिर जब रुक जाएगा तो आप उनका सारा सम निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि आदमी कहाँ तक रुकेगा, अब उसने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कब तक, अब तो गिनता चला जा रहा है आगे तक। तो ये कैसे सीरीज़ हो जा रही है, ये इनफाइनाइट सीरीज हो जा रही है। अब हमें चिंता हो रही है कि भाई कभी रुकोगे भी कि नहीं, कभी ये कहानी कभी ख़त्म होगी कि चलती ही रहेगी। तो हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो सकती है। कन्वर्ज का मतलब यही है कभी भाई कभी इसका अंत होगा। हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट हो सकती है, मतलब नहीं अंत होगा, फैलती जाएगी, इसके टर्म बढ़ते जाएंगे और इसका सम और सम और सम बढ़ता जाएगा। और या ऑसिलेटिंग हो सकती है। तो ये हमारी कुछ उसकी शर्तें हैं। एन अगर एन जो है सम ऑफ जो टर्म्स हैं उनका अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करे, फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आए प्लस माइनस तो वो डाइवर्जेंट है। और अगर उसके 2n टर्म यानी इवन nth 2nth टर्म और 2n प्लस 1th टर्म अगर ये इनफाइनाइट आ जाएं तो ऐसे सीरीज़ को हम ऑसिलेटरी सीरीज़ कहेंगे। एग्जाम्पल जब आएंगे तो हम उनको देखेंगे। अब यहाँ पर ये है कि आखिर जो सीरीज़ को कन्वर्जेंट और सीरीज़ को डाइवर्जेंट जो हम कह रहे हैं, तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज़। आखिर हम करना क्यों चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचो कि जैसे ऐसे एक होता है ना कि आपके पास वीडियोग्राफी है, जैसे वो वाले कैमरे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरे होते हैं। तो सिक्योरिटी कैमरे जो होते हैं वो लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी मेमोरी में इकट्ठा करते हैं, देन एक समय के बाद वो डिलीट हो जाता है,
जैसा सर्वर हो वैसा होता है और फिर वो रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो अगर आप जब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जासूसी मूवीज़ हैं या उस तरह की कहानियाँ हैं कि पुलिस ने कोई वारदात देखी तो वो जाता है, जब पुलिस का आदमी, तो वो उस सिक्योरिटी कैमरा वाले से कहता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक की रिकॉर्डिंग देखनी है, या मुझे इस डेट से लेकर के इस डेट तक की रिकॉर्डिंग देखनी है। तो हालांकि वो रिकॉर्डिंग पता नहीं जब से कैमरा लगा तब से चल रहा हो, जब तक लगी रहेगी तब तक चलेगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ इनफाइनाइट थिंग, बट आप उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऐसा होता है। अच्छा, जैसे अगर आप मान लो कि आपके पास एक कैमरा है जिसमें कि 10 GB तक की स्पेस है, तो 10 GB तक का स्पेस है तो 10 GB तक की रिकॉर्डिंग करेगा। आपको मालूम है कि 10 GB स्पेस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भर जाएगा, तो फिर 1 घंटे में ही सारा काम खत्म होना है, उसके आगे पीछे आप नहीं जाओगे कि भाई हम क्यों इतना बड़ा वीडियो बनाएं जो 2 घंटे का हो, जबकि हमारा फ़ोन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर सकता है। तो हमारे लिए जो इनफाइनाइट सीरीज़ होता है वो उसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कन्वर्स तो करेगी नहीं, वो तो इनफाइनाइट है। तो वो कन्वर्जिंग है या हाँ, अगर उसमें मालूम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है कि वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग ही रहेगी, या क्या हो सकता है, ऑसिलेटरी होगी, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन अ सेगमेंट और पता नहीं उस सेगमेंट में उसका क्या बिहेवियर होगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो अब जरा देखें क्यों इसके लिए हम उत्सुक हैं कि हम उसका कन्वर्जेंस और उसका डाइवर्जेंस क्यों चेक करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सीरीज़ है एस, अब ये सीरीज़ इसमें प्लस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस, इस तरह से इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ इसका सम कितना होगा। तो आपने कहा सर देखो यहाँ 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, तो इस हिसाब से 0 होगा। हमने कहा नहीं, आखिरी टर्म अगर मान लो +1 है उसके बाद हमने -1 नहीं लिखा तो तब तो इसका सम 1 आ जाएगा, है ना, इस तक का सम 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बड़ी परेशानी है कि भाई इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इनफाइनाइट में आखिरी टर्म क्या होगा हमें क्या मालूम, वो तो इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट पे कौन गया है। तो फिर हम क्या करें, जितने दिख रहे हैं उनको क्या करें, तो अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं। तो हमने कहा मान लो इन दो टर्म को जोड़ दो, इनको इनको जोड़ एक साथ ले लो, इनको इनको एक साथ ले लो, फिर इस तरह करके इनको इनको एक साथ ले लो, इस तरह से ले लो, और यही करते रहो इनफाइनाइट तक। तो देखो हर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, इसका 0, इस ब्रैकेट का इसका भी 0, इस ब्रैकेट को किया इसका भी 0, फिर इस ब्रैकेट को किया इसका भी 0, तो 0 + 0 + 0 इनफाइनाइट टाइम 0 जोड़ोगे तब भी आपका 0 ही आएगा। तो अगर आपने इस तरह से ग्रुपिंग की है तो आपका जो सम है इस पूरी सीरीज़ के सारे टर्मों का वो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीके से कोई कहे नहीं नहीं ग्रुपिंग ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, हम और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, करो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि इस सीरीज़ में माइनस कॉमन लेकर के इनको इनको लिया, तो 1 - 1 हो गया, फिर इसको माइनस कॉमन लेकर के लिया 1 - 1 हो गया, फिर इसको माइनस कॉमन लिया 1 - 1 हो गया। तो पहला टर्म 1 तो बचा रहा, लेकिन उसके बाद के सारे टर्म जो हैं उनमें सब में 0 आ गया, तो 1 - 0 - 0 - 0, तो 1 तो बचा है, तो एस की वैल्यू 1 आ गई। एक समय ऐसा है जब एस की वैल्यू 1 आ रही है, एक समय ऐसा है वो एस की वैल्यू 1 0 आ रही है। दोनों ही स्थितियों में आपका जो सीरीज़ है उसमें आपकी ग्रुपिंग खाली चेंज हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जानना ज़रूरी है ना कि हम किस टर्म तक जाने वाले हैं, और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिजल्ट चूँकि सेम नहीं है, तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि भाई हमारी दी हुई सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अब नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अब यहाँ एक चीज़ और देखो, अगर हमने मान लो इनफाइनाइट सीरीज में कुछ जोड़ दिए टर्म तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सीरीज डाइवर्जिंग है उसमें कुछ जोड़ भी दोगे तो इनफाइनाइट तक है ना, वो पूरी सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। इनफाइनाइट में आपने कुछ जोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़े, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो वहीं पे लिखा है कुछ हटा भी दिया का टर्म तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नेचर ऑफ द सीरीज अनचेंज बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ द फाइनाइट टर्म्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मान लीजिए कुछ टर्म है उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्मों को 2 से डिवाइड कर दिए सारे टर्मों को, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच टर्म बाय फिक्स्ड नॉन जीरो टर्म से भी हमारा जो सीरीज़ का नेचर होता है, आई एम सेइंग नेचर, नेचर मीन्स उसकी डाइवर्जिंग नेचर, उसका ऑसिलेटरी नेचर या उसका कन्वर्जिंग नेचर, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेंज हो सकता है, सम पे चेंज हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट इशू, इसीलिए हम उसको फाइनाइट या इनफाइनाइट या इस तरह से टर्म्स से हम प्लस माइनस इनफाइनाइट दे रहे हैं, हम उसकी नेचर को चेक करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि अब ये जो सवाल है कि आखिर ये क्या होगा, कैसे होगा इसको, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है
तो हम कुछ टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे। चलो भाई देखते हैं कि इस टेस्ट से कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, इसका नेचर कैसा है, इस सीरीज़ का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है कि ये कन्वर्जिंग नेचर का है, इसको हम चेक करेंगे। और अलग अलग समय पर गणित के अलग अलग विद्वान आए हैं जिन्होंने सीरीज़ सीक्वेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया, इस पे काम किया है। और हम उनके नाम देखते थे, डी एलेम्बर्ट थे, कॉशी थे, राबी थे, और इस तरह से और भी बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने अपने अपने तरीक़ों से टेस्ट दिए हैं कि हाउ टू चेक कि एक सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ आने वाले समय में या उसके टर्मों को जब हम देखें तो टर्म को देख करके हमें जान पाएंगे कि ये डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी। इससे कई बार क्या होता है ना कि आप जैसे कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो तो उस वेब सीरीज़ की कहानी को देख करके आपको लगता है कि ये कहानी इसी सीज़न में ख़त्म हो जाएगी या 2 सीज़न लेंगे। और कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपको मालूम है कि इस पे बनती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड में सीरीज़ हैं जहाँ पर जो उसके सीज़न 14, 15 इस तरह से कई सीज़न गुजर चुके हैं। तो वैसा ही कुछ है। अब हम अब सोचो हमारे पास कोई चेक हो, अब कोई एक आदमी आए फिल्म इंडस्ट्री का, वो कहे कि भाई आप जब कोई वेब सीरीज़ देखो तो उस वेब सीरीज़ में ये देखो, ये चीज़ें चेक करो। अब ये चीज़ें अगर चेक करोगे, अगर तुमको उस सीरीज़ में दिखाई पड़ रही तो आप मानो कि ये कहानी इन 10 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी या अगले 2 सीज़न में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कोई आ गया विद्वान फिल्म इंडस्ट्री का जो आपको बता दे, तो अब आप क्या करोगे, आप वेब सीरीज़ देखोगे तो साथ ही साथ वो टेस्ट भी अप्लाई करोगे कि हाँ इसके अंदर ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दो सीज़न में ख़त्म हो जाएगा, 1 सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही कुछ यहाँ पर उन्होंने रखे हैं। जैसे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम कहते हैं पी टेस्ट। पी क्यों कहा गया इसको समझो यहाँ पर। ऐसे मान लो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है? 1/n की पावर p, n टू द पावर p है, n इंटू पी नहीं है, n की पावर p है। तो अब यहाँ पर सम का मतलब है कि आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह रखते जाओगे तो सीरीज़ बनती जाएगी। और प्लस, चूँकि समेशन है तो इसका मतलब सब में प्लस का साइन होगा। तो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, समेशन 1/n की पावर p। तो इसमें कौन कौन से टर्म होंगे? 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, इस तरह से बहुत सारे टर्म होंगे। अब पी टेस्ट ये कहता है कि ये जो सीरीज़ होगी ये हमेशा डाइवर्ज नेचर की होगी। चूँकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये हमेशा डाइवर्ज की तरह से होगी, एक्सेप्ट केवल कब डाइवर्ज होगी, लेकिन कब कब नहीं होगी, एक्सेप्ट p इज़ पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। अगर p पॉजिटिव है और p की वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब हमेशा डाइवर्ज होगी। लेकिन अगर p पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो कन्वर्जिंग नेचर की होगी। ये तो मतलब होगा कि हमेशा ये डाइवर्जिंग होगी, बजाय बस केवल कंडीशन p पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 छोड़ करके। तो 2 ही स्थितियाँ होती हैं, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। p की कोई भी वैल्यू होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। p की वैल्यू 1 से कम होगी, p की वैल्यू 1 होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। लेकिन p की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और 1 से कम है तो ऐसी स्थिति में वो जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है ये हमारी कन्वर्ज करेगी। तो ये जो कंडीशन किसके लिए है? कन्वर्ज, जो बॉक्स में लिखा है ये हमारी कन्वर्ज की कंडीशन है। हम देखते हैं कैसा ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, मान लो हमने कहा कि चलो ठीक, पहले यही चेक कर लेते हैं कि p पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है, p पॉजिटिव 1 से ज़्यादा है। तो हमारी ये सीरीज़ है, ये देखो पूरी सीरीज़ है ये हमारे पास, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया इनफाइनाइट सीरीज़ में ग्रुपिंग का बड़ा योगदान है। तो हमने ग्रुपिंग ऐसे की, पहले टर्म को ले लिया, फर्स्ट टर्म, फिर 2 टर्मों को ले लिया तो 2 टर्मों का एक सेट बना दिया, फिर 4 टर्मों का सेट बना लिया, फिर 8 टर्मों का सेट बना लिया। तो हम एक लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि हम 2 की पावर 0 के हिसाब से चल रहे हैं। पहला बनाया 2 की पावर 0 टर्म का यानी 1 टर्म का, फिर दूसरा हमने बनाया 2 की पावर 1 टर्म का यानी कि 2 टर्म का, फिर तीसरा हमने बनाया 2 की पावर 2 टर्म का यानी 4 टर्म का, फिर चौथा बनाया 2 की पावर 3 टर्म का यानी 8 टर्म्स का। तो एक रूल के तहत हम अपनी ग्रुपिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखें इस वाले टर्म को, जो ये 2 टर्मों का है उसके अंदर देखें। आपको मालूम है कि 3 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर 3 की पावर p है और 2 की पावर p है तो भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लो p सेम है, 3 की पावर 2
जैसे मान लो हमने ये कहा कि हम 3 की पावर 2 ले लें और 2 की पावर 2 ले लें, तो कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होगा और 2 की पावर 2 4 होगा। बिकॉज 3 इज़ मोर देन 2, तो सेम पावर लगाओगे तब भी वो 3 वाला ही सेक्शन बड़ा होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 3 पावर p इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर p। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, जैसे रेसिप्रोकल लोगे तो हमारा जो ये इनइक्वलिटी का साइन है पलट जाएगा। जाहिर सी बात है, बड़ा टर्म आ गया तो वो छोटा हो गया। जैसे 3p ये बड़ा टर्म है तो 1/3p छोटा हो गया। अब अगर आपके पास सीरीज़ थी 1/2p 1/3p, इसमें अगर हम 1/3p की जगह पर 1/2p कर दें तो चूँकि बड़ा है, ये टर्म सेम है, इसमें एक छोटा टर्म ऐड है, इसमें एक बड़ा टर्म ऐड है। इसका मतलब है जो राइट साइड के दो टर्म हैं वो लेफ्ट साइड के दो टर्मों से बड़े होंगे। एग्री कर रहे हो इसको? ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने कहा, हमने रखा 5 और इधर रखा 5, इधर जोड़ दिया 6, इधर जोड़ दिया 9, तो इसका मतलब है 5 तो बराबर है, चूँकि 9 6 से बड़ा है इसीलिए राइट साइड जो है लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ है, 1/3p से 1/2p बड़ा है, जो कि यहाँ हमने प्रूफ किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 1/2p + 1/2p इज 2/2p। तो यानी कि जहाँ हमने सीरीज़ के अंदर ये रखा है, इसकी जगह पर हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इनइक्वलिटी वाली। किसकी जगह पे? 2/2p इनइक्वलिटी साइन के साथ देख सकते हैं। अभी और देखिएगा इसको। ऐसे ही अगर हम 4 टर्मों का जो था वो, ये जो दूसरा वाला टर्म था इसको रखें, 4 टर्मों का जो सेट था उसमें अब सोचो देखो ऐसा ही है कि 5 4 से बड़ा है, तो 1/5 जो होगा वो 1/4 से छोटा होगा और 1/p भी इस तरह होगा। तो आपने 1/5p की जगह पे 1/4 कर दिया और ये इनइक्वलिटी का साइन लगा दिया। ऐसे ही 1/6p की जगह पे 1/4p कर दिया, इनइक्वलिटी का साइन लगा रहने दिया। 1/7p की जगह पे 1/4p कर दिया और इनइक्वलिटी का साइन लगा रहने दिया, और सही भी है। तो जब हम राइट साइड के सारे टर्म जोड़ेंगे तो 4/4 की पावर p हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड के सारे टर्मों से बड़ा टर्म है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा कंडीशन। ऐसे ही अगर हम 8 वाले टर्म लेंगे तो 8/8p लिख देंगे। अब जरा क्या करें, जहाँ पर अब देखो, जहाँ पर ये था, मैं बताऊँ, यहाँ पर ये जो टर्म था इसकी जगह लिख दें लेस देन 2 की पावर p, इसकी जगह लिख दें लेस देन 4/4 की पावर p, यहाँ लिख दें लेस देन 8/8 की पावर p। तो कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो। जरा देखो, पहला तो 1 था 1/p प्लस, अब यहाँ ये इक्वल टू का साइन, इनइक्वलिटी का साइन यहाँ ले आए, 2 की पावर p, 4/4 की पावर p, 8/8 की पावर p। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है पहला टर्म और दूसरे टर्म में एक रिलेशन है, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जरा देखो, अगर हम 2 की पावर p को डिवाइड करें 1/1 की पावर p से, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2/2 की पावर p। ठीक है, ऐसे ही 4/4 की पावर p को 2/2 की पावर p से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4/4 की पावर p। जस्ट अ मिनट, जरा समझ लें इस चीज़ को। आपने 4/4 की पावर p को डिवाइड किया 2/2 की पावर p को, यानी n+1th टर्म को nth टर्म से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2 की पावर 2p, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2p मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर p/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये इसको कैंसिल करेगा तो हो जाएगा 2/2 की पावर p। तो आपने देखा पहले दो टर्मों का जो रेशियो है वो 2/2 की पावर p है, दूसरे और तीसरे टर्म का रेशियो भी 2/2 की पावर p, यानी एक सीरीज़ बन रही है। और इस तरह की सीरीज़ जहाँ एक कॉमन डिवीजन फैक्टर होता है उसको हम ज्योमेट्रिकल सीरीज़ कहते हैं। तो आप कहते हो कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव सीरीज़ है जिसके अंदर कॉमन रेशियो कितना है? इसके अंदर जो कॉमन रेशियो हमारे पास आ रहा है बच्चों वो 2/2 की पावर p है, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह की सीरीज़ कन्वर्ज होगी अगर p की वैल्यू 1 है, क्योंकि देखो ये जो राइट साइड है ये हमेशा ज़्यादा हो रहा है, यानी सीरीज़ के टर्म जो होंगे जैसे जैसे p बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीरीज़ का ये जो लेफ़्ट साइड का ये कम होता जाएगा। कम होने का मतलब क्या होगा? एक सर्टेन वैल्यू से कम होने का मतलब है कि वो एक समय जा करके कन्वर्ज करेगी ही करेगी। तो इस तरह से आपने लिखा कि ये जो सीरीज़ है इट मस्ट बी कन्वर्जेंट एज p इज़
ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। तो यू एन क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ थी कि अगर पी पॉजिटिव है, एक से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगी। अब अदरवाइज में एक केस कौन सा आता है, p इज इक्वल टू 1 की वैल्यू। देखो यहाँ पर आप जरा देखो, अब हम जरा सोचते हैं कि क्या होगा अगर p की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो अगर p की वैल्यू 1 है तो आपकी जो सीरीज़ थी ये वाली, इसी सीरीज़ में 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, तो p 1 कर दोगे तो ये सीरीज़ कैसे बन जाएगी, 1 + ½ + 1/3 + 1/4 + 1/5 1/6 इस तरह से बनती चली जाएगी। अब आप फिर से यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, हम फिर से ग्रुपिंग करते हैं। अब की बार ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे 1/3 1/4 को एक साथ लिखेंगे, फिर 1/5 से 1/8 को 4 टर्म लेंगे, और फिर से यहाँ लॉजिक देखेंगे। अगर हम देखें कि 1/3 जो है 1/4 है, 1/3 1/4 है, तो आप देखोगे कि 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये टर्म जो है बड़ा होगा, और 1/4 की वैल्यू कुछ होगी, 1/3 की वैल्यू 1/4 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड का वैल्यू है ये हमेशा इस तरह कंडीशन से ज़्यादा होगा, बिकॉज 1/4 रखोगे तो 2/4 यानी 1/2 होगा। तो 1/3 + 1/4 इज़ ऑलवेज मोर देन 1/2। ऐसे ही 1/5 1/6 1/7 1/8 इन सब का सम भी 4/8 यानी 1/2 से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि अगर हम 1/3 की जगह आप लिख दें मोर देन 1/2, यहाँ भी लिख दें मोर देन 1/2, यहाँ भी लिख दें मोर देन 1/2, तो अब आपकी सीरीज़ कैसे हो गई, un सम ऑफ un इज़ मोर देन 1 + ½ ये तो यहाँ पे था 1 + ½ + 1/2 + 1/2 जो कि आपने ये लिए हैं। तो ये जो पूरी सीरीज़ है un ये हमेशा इस टर्म से ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब है ये सम बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंस। इसी को तो हम डाइवर्जेंस कहते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, तो इस तरह से हमने पाया कि अगर p 1 है, अगर p की वैल्यू 1 है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट। इसको बच्चों ध्यान से याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि आगे जब हम कंपैरिजन टेस्ट के न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सीधे आपसे कहेंगे बिकॉज यहाँ p 1 है सो इट इज़ डाइवर्जिंग सीरीज़। तब आप कहोगे ये कैसे सर, आपने कह दिया p 1 है तो डाइवर्जिंग सीरीज़ होगा, ये इसका लॉजिक है। और अगर p 1 से छोटा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। जैसे मान लो 1/2 की पावर 1/√2 है, ठीक है, 1/√3 है, 1/√4 है, तो सॉरी या ऐसे ही कुछ वैल्यू है, p 1 से छोटा है तो ½ हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लो 1/2 की पावर है 0.9 प्लस 1/3 की पावर है 0.8 प्लस 1/4 की पावर है 0.5। तो ये टर्म छोटा है, ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से हमारी सीरीज़ क्या होती जाएगी, डाइवर्ज करती जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना। 2 रिजल्ट तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से पकड़ के रखने हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि जो पी टेस्ट होता है उसमें केवल पी जब ज़्यादा होता है 1 से और पॉजिटिव होता है तभी हमारा कन्वर्जेंट आता है, अदरवाइज़ p1 है या p 1 से छोटा है, इन दोनों स्थितियों में हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज करती है p मोर देन 1 एंड पॉजिटिव। तो दिस इज़ द मेन फाइंडिंग ऑफ द p टेस्ट। ठीक है, ये p टेस्ट है। अब p टेस्ट आधार बनेगा बाकी सारे टेस्टों का जो सीरीज सीक्वेंस में आते हैं, दैट इज़ द राबी टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट एंड लेबनिज टेस्ट, ये सब आगे टेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ उनके बारे में ये एग्जाम्पल बनेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सारे टेस्टों के साथ में, और पी टेस्ट को हम बेस बना करके वहाँ आगे बात करेंगे।